अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान में 5 फरवरी 2024 के दिन का बड़े भरपूर तरीके से आगाज हो चुका है। और 5 फरवरी का मतलब यह है कि 6 फरवरी, 7 फरवरी, अब 5 फरवरी को भी शामिल कर लें, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, तो 8 फरवरी के दिन जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, जिसके बारे में चंद दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस है, उसे अब महज 3 दिन रह चुके हैं। और इलेक्शन की जो कार्रवाई है, सारी की सारी सो कॉल्ड कैंपेन चल रही है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि इलेक्शन कैंपेन किस किस्म की है। इसमें अब बस 2 दिन और कुछ घंटे जो हैं वो बाकी रह गए। अब आज के दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है, लेकिन एक कम से कम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो अब मरी में पहुंचे हैं। मरी में नवाज साहिबा के साथ संडे की इवनिंग में पहुंच चुके थे। और आज के दिन में 5 फरवरी को मरी के अंदर बताया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा एक अजीम शान किस्म का जलसा करेंगे, जो मरी की तारीख का गालिबन सबसे बड़ा जलसा होगा। ऐसा जलसा कभी मरी के लोगों ने देखा ही नहीं होगा। लेकिन इसी किस्म के दावे जो है वो गुजरांवाला के जना स्टेडियम के हवाले से किए गए थे, जहां हफ्ते के दिन सैटरडे एक जलसा किया। नवाज शरीफ साहब ने लोगों को कहा कि उनके ज़माने में कीमतें बड़ी सस्ती थी, चीज़ों की कीमतें बहुत कम थी, मोटरसाइकिल कितने का था, गाड़ी कितने की थी, डबल रोटी कितने की थी, रोटी कितने की थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो जलसा जो है, उसकी जो फुटेज हम तक आई है, हालांकि उस जलसे के लिए बड़ी मेहनत की खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो इस इलाके के एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट उनकी शख्सियत है। हमेशा से उनके वालिद साहब भी वहाँ बहुत बड़े क्राउड पुलर हुआ करते थे, क्राउड मैनेजर थे वो। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने, उनके साथियों ने बहुत मेहनत की। लेकिन उसके बावजूद उस जलसे की जो फुटेज आई है, और जो मैं एक अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसे देख के किसी भी पासे से वो जलसा अजीम शान नहीं लगता। वो जलसा जरूर था, लेकिन वो अजीम शान नहीं था, बल्कि उसको आप क्रिटिकली अगर एनालाइज करें तो नवाज शरीफ साहब के कैरियर के इस पॉइंट के ऊपर वो बड़ा ही मायूस कौन, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का जलसा था। अमरी में क्या करते हैं ये देखी जाएगी। अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मरी मरी कौमा नवाज शरीफ आप लिखें गूगल के ऊपर, तो आपको फौरी तौर पे पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब मरी बहुत ही ज्यादा दफा आए हैं। और बार बार हर महीने जब भी वो पाकिस्तान में होते थे मरी आए। क्यों आए हैं? कहते हैं क्योंकि मरी से बहुत मोहब्बत है। कोहे हिमालय की कोहे मरी जो है, उसके हुस्न से नवाज शरीफ साहब बहुत मुतासिर हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पुरानी मोहब्बत की यादें हैं 1980 की दिहाई में, जब पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी कैरिज्मेटिक सेलिब्रिटी खातून जो हैं, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, जिनके घर को नवाज शरीफ साहब ने तबाह कर दिया। दोनों मियाँ बीवी बड़े सेलिब्रिटी थे, लेकिन उस खातून से बाद में नवाज शरीफ साहब ने शादी नहीं की। तो उसकी मोहब्बत की याद भी नवाज शरीफ साहब को हमेशा खींच के यहाँ लाती है। उसी के कहने पे नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर एक चेयर लिफ्ट, एक सेकंड चेयर लिफ्ट जो है, कहते हैं वो भी उन्होंने कायम की थी। तो बड़ी यादें उनकी जो हैं उसकी हुस्न की और मरी के साथ वाबस्ता है। वैसे ये है कि आदमियों की, कहते हैं कि 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक वो आदमी होते हैं जिनकी शख्सियत में इतनी मकनतीसियत होती है, इतनी अट्रैक्शन होती है कि औरतें उनकी तरफ माइल होती हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे इमरान खान, जिन्होंने शायद किसी औरत को सारी जिंदगी मैकडोनल्ड के बर्गर के अलावा कुछ ना दिया हो, कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हाथम ताई की कमर पे लात मार के कोई परफ्यूम दे दिया होगा कभी। दूसरी कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जिनकी ऑर्डिनरली स्पीकिंग जो है, उनकी माँ ही उनके तमाम रिश्ते और मामला तय करती है, माँ या खाला ही उनकी मदद करती है, वरना कोई औरत उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखती नहीं है। और फिर कभी कभी जब उनके हाथ में बहुत ताकत आ जाए, ओहदा रुतबा, नौकर चाकर, पैसा बहुत आ जाए, तो वो औरतों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पैसा और ओहदा और रुतबा जो है वो उनके पास से छिन जाए किसी तरह से, हादसे के तौर पे, तो फिर दोबारा उनका गुजारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा मोहतरमा या फिर अपनी खाला के ऊपर होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तादाद में इस किस्म की शख्सियात जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनका या तो गुजारा उनकी वालिदा उनको कोई औरत सिलेक्ट करके दे दें, या फिर उनको ओहदा और रुतबा चाहिए होता है, गाड़ियां चाहिए होती हैं, हाथ में 1 मिलियन डॉलर की, 1 मिलियन dirham की घड़ी चाहिए होती है, बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियां चाहिए होती हैं तोशा खाने की, औरतों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। कश्मीर पॉइंट और मरी से नवाज शरीफ साहब की एक और भी याद वाबस्ता है कि अप्रैल 2017 में यहाँ उन्होंने सजन जिंदाल से, जो हिंदुस्तान के जिंदाल स्टील वर्क्स जो हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और कयास यही है कि नवाज वो उस वक्त अभी भी शायद हैं कि नरेंद्र मोदी के एलची के तौर पर उनका एक पैगाम लेकर नवाज शरीफ साहब के पास आए थे। और वीज़ा की जो उनकी कंडीशंस थी उसको वायोलेट करते हुए मरी में यही कश्मीर पॉइंट पे आके उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। वीज़ा उनका था सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के लिए, लेकिन वो यहाँ पहुंच गए। बात आउट हो गई, पहले पाकिस्तानी अखबार में आउट कर दी गई, आप समझ सकते हैं किसने आउट कर दी, वो आउट हो गई। उसके बाद हिंदुस्तानी अखबार में शुरू हो गई, फिर एक चहमगोइयाँ हुई कि सजन जिंदल यहाँ पे मरी में क्या कर रहे थे। हिंदुस्तानी अखबार का ख्याल था कि वो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं।
पाकिस्तानी ज़राए का बाद में दावा था कि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, या तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त चूंकि फंसे हुए थे पनामा के स्कैंडल में, ये उनके रिजाइन करने से सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, बिकॉज 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और ये बात है अप्रैल 2017 की, तो आप उसे कह सकते हैं कि उससे सिर्फ 3 महीने पहले। तो एक उसके बारे में थ्योरी ये थी कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को मदद चाहिए थी नरेंद्र मोदी की अपने आप को बेल आउट करने के लिए। लेकिन एक ज्यादा क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे सज्जन जिंदल ये पैगाम लेकर आए थे, ये रिक्वेस्ट लेकर आए थे कि कुलभूषण जाधव के केस को हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में ले जाना चाहता था, और गुजारिश और रिक्वेस्ट ये थी कि पाकिस्तान उसको रेजिस्ट ना करे, और जब आईसीजे का पाकिस्तान को नोटिस मिले तो पाकिस्तान उसे रद्द ना करे, बिकॉज पाकिस्तान के पास लीगली ये कहना मुमकिन था कि आईसीजे ने चूंकि उनको अचानक दफ्तन बुला लिया है इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, या मतलब उनको वक्त चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। हकीकत क्या है हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी चली और बहुत पहले इसको छुपाया गया, ये बात नहीं हुई क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सज्जन जिंदल के साथ मरी में इसी कश्मीर पॉइंट पे जो एक है प्राइम मिनिस्टरियल स्टे था, गेस्ट हाउस था, उसके गार्डन के अंदर लॉन में अकेले उन्होंने सज्जन जिंदल के साथ कोई 20-25-30 मिनट उन्होंने वहां पे वॉक की, जिसमें उनका कोई प्राइम मिनिस्टरियल एड उनके साथ नहीं था। अमूमन होता यही है कि जब आप फॉरेन डिग्निटरी से मिलते हैं तो कोई ना कोई नोट टेकर आपके साथ मौजूद होता है और आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता, खास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में। इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन जो है अगर जाके नरेंद्र मोदी साहब को मिले दिल्ली के अंदर, और अकेला सा है, उसको हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वहां पे नहीं छोड़ेगी, उनकी जो टीम होगी प्राइम मिनिस्टर की वो कुछ उसमें कुछ वो जानना चाहेगी कि क्या बात हुई। तो जब इसकी चहमगोइयां बहुत बढ़ गई थी तो उस वक्त भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सज्जन जिंदल जो है वो पुराने फैमिली फ्रेंड हैं, और ये बिल्कुल एक फैमिली किस्म की मीटिंग थी सज्जन जिंदल के साथ। और दूसरे हिंदुस्तान के अखबार कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी की एलची के तौर पे आए। बहरहाल बात को आगे लेके चलते हैं। अब एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर आपने सुना है कि लोग ये कहते हैं, अभी बीबीसी की नई स्टोरी आई है, वो कहते हैं कि अब नवाज शरीफ की रोल रिवर्सल हो गया है और इमरान खान की आज वही सिचुएशन है जो 2018 में नवाज शरीफ की थी। यानी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाना चाहती थी, आज इस्टेब्लिशमेंट दोबारा नवाज शरीफ साहब को लाना चाहती है। इसको एक बड़े बच्चों की दुनिया के तौर पर एक रोल रिवर्सल के तौर पर देखा जाता है। जब लोग ये कहते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं, जो इसीलिए मैंने आपको सज्जन जिंदल की मीटिंग का मरी के हवाले से याद करवाया। लोग ये भूल जाते हैं कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा से पहले की, यानी प्री बाजवा जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसका जो सबसे बड़ा गुस्सा था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो ये कि उनको ये लगता था, उन्हें शक था कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डिस्प्लेस करने के लिए, उसको स्पाई पे डालने के लिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है, एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर वो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट को पसपाई पे डाला जाए और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को एंगेज किया जाए तो इसको आप पॉलिटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा बुनियादी तौर पर इस चीज का था, गुस्सा कोई नवाज शरीफ की करप्शन वगैरह का नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि अब जो ऐसा लगता है कि अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट नवाज शरीफ साहब ने ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है पोस्ट बाजवा, इसको बिल्कुल उन्होंने कॉन्कर कर लिया है, फतह कर लिया है, ये एस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ में है, वो कि बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानते। तो इसकी वजह क्या है? जब लोग इस पॉइंट पे आते हैं इस चीज के ऊपर तो आगे जाके वो फिर इसका कोई जवाब ढूंढ नहीं सकते। दे आर स्टेयरिंग इनटू डार्कनेस, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके आगे उनको कोई सवाल नहीं मिलता, उनका जहन थक जाता है और फिर वो यहाँ पे आके सरेंडर कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जहन में ये रखें कि जहां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिरन इस हम्टी डम्टी ने कंट्रोल किया हुआ है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है इस हम्टी डम्टी को चौथी दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, वहां ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे बहुत से सोचने वाले और सियाने मौजूद हैं जिनको अंदाजा है कि हम एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ये ऐन मुमकिन है कि 8 फरवरी को वो कोई हाथ ही ना कर दें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। यानी उनको बताया तो यही गया है कि आपको योर एक्सेलेंसी 90-100 सीटें आपको दे देंगे, या 100 से ज़्यादा सीटें दे देंगे, लेकिन यू नेवर नो कि 8 फरवरी को क्या तमाशा करें। क्योंकि दूसरी तरफ से जाहिर है कि उनकी एक इक्वेशन जो है वो बिलावल जरदारी और जरदारी साहब के साथ भी चल रही है। और कहते ये हैं जबानी तयूर के हम सुनते हैं कि जरदारी साहब ने अमेरिका के अंदर ज़्यादा मेहनत की हुई है और नवाज शरीफ साहब का जो भी असर रसूख है वो लंदन के बॉर्डर्स पे और वहाँ के साहिल के किनारे के ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है। तो 8 फरवरी का एक तजस्सुस जो है वो ये भी होगा जिसके बारे में अभी हम ठीक तरह से कुछ कह नहीं सकते। और मैं अगला जो मेरा मैं एक वीडियो करूंगा चंद घंटों में जिसमें बहुत सी फुटेज आपको दिखाऊंगा अमेरिका के हवाले से, बहुत सी मैं स्लाइड्स आपको शो करूंगा वो, लेकिन चंद घंटे में मैं वो वीडियो करूंगा। अब ये देखते हैं कि पिछले 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं आज के दिन और अगले 2 दिनों को समझने के लिए। इन डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत सा रिएक्शन जो है ज़राए ब्लाग में, मीडिया टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हुआ है, ब्लॉगोस्फियर के ऊपर हुआ है, अखबारात में हुआ है। उस सारे के सारे रद्दमल और रिएक्शन को मैंने बहुत गौर से देखा और मैंने अब्जॉर्ब किया। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ।
एक चीज़ का बहुत ज़्यादा लोगों ने चर्चा किया है, तम तलाक से बहुत उन्होंने उसका ज़िक्र किया है कि इद्दत का जो फ़ैसला आया है, उस पे पाकिस्तान की औरत ने और पाकिस्तान की औरतों की ऑर्गेनाइज़ेशंस ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया है, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल किया है। टेलीविज़न की बहुत सी प्रोमिनेंट एंकर पर्सन्स जो हैं, उन्होंने उसके हवाले से ये कह दिया है, ट्वीट कर दिया है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मैं ये समझता हूँ कि जो भी रिएक्शन आया है, अच्छा है जो रिएक्शन आया है, और अगर पाकिस्तान की चंद टेलीविज़न एंकर पर्सन्स ने उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन मेरा जो देखने का अंदाज़ है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी चीज़ की गई है, जितनी बड़ी पाकिस्तानी औरत की हद तक की गई है, तज़लील की गई है, तज़हीक की गई है, जिस तरह से असर हाज़िर में इन द ईयर 2024 21st सेंचुरी के पहले क्वार्टर में जिस तरह से पाकिस्तानी औरत के मुंह पे थप्पड़ मारे गए हैं, जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई है, जिस तरह से उसको डीलेजिटिमाइज़ किया गया है, उसे मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल आया है, वो बड़ा नाकाफ़ी है और पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, वो अभी तक समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि माशरा बड़ा पसमानदा किस्म का है। ये वो माशरा है जहाँ पर एक मेरा ख़्याल है खातून एंकर पर्सन जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था, जिन्होंने कहा कि अगर आप औरतों के पैड लेने के लिए, जो माहवारी की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उनके ब्लीडिंग के पैड्स होते हैं, वो लेने जब आप केमिस्ट के पास जाएँ, तो केमिस्ट छुपा के वो पैड देता है, एज़ इफ कि यानी उसका दूसरा मतलब क्या है? यानी इतना ये ज़हनी तौर पर ये माशरा भी कहीं 1500 साल पीछे फँसा हुआ है या 1000 साल पीछे फँसा हुआ है कि यहाँ औरत के औरत होने की जो एक्जिस्टेंस है, उस वही बाइसे शर्म है। यानी औरत का वजूद जो है, वो उसके लिए बाइसे शर्म है और लोग अभी तक आदमी का जो ज़हन है, वो उससे जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसका ज़हन जो है, वो डेवलप नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा जो मैंने कमेंट्स देखे हैं पिछले 24-36 घंटे में, वो लोगों को बड़ी शर्म आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे शर्म आ रही है। उनको यानी जो उसकी जो जो ज़ुल्म किया गया है, ज़्यादती की गई है, उससे ज़्यादा उनको इस चीज़ पे परेशानी है कि अदालत के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, औरतों के इश्यूज़, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो डिस्कस हो गई हैं और इनको डिस्कस नहीं होना चाहिए। और जो ज़ुल्म ये है बुनियादी तौर पर कि एक औरत को पाकिस्तान में ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान की एक एडल्ट पढ़ी-लिखी औरत जो है, उसे अपने जिस्म के ऊपर उसके अपने जिस्म के महसूसात और उसके अंदर की जो फीलिंग है, उसे औरत नहीं समझ सकती, उसे एक कुदरतुल्लाह जज समझ सकता है। और आप 4 आदमियों को लाके वहाँ की उनकी जाली गन पॉइंट के ऊपर एविडेंसेस रखें अदालत के सामने, तो वो मिलके 2-3 आदमी जो हैं, उसका एक्स हस्बैंड और उसका नौकर और उसका इसे कहते हैं कोई और देखने वाला, उसके दफ्तर में काम करने वाला कोई एड है, वो तो औरत के बारे में फैसला कर सकता है, उसकी गवाही मैटर करती है। लेकिन औरत अपने जिस्म के बारे में क्या समझती है, एक एडल्ट औरत, मैच्योर औरत का अपने बारे में क्या फैसला है, वो मैटर नहीं करता। जब इस चीज़ को आप देखें, शायद मैं इसको शायद अल्फाज में ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, ये कितनी हद तक की गई है पाकिस्तानी औरत की। जब मैं इसको देखता हूँ, जिस तरह से मैं इसको महसूस करता हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं, मुझे बड़ा शुक्र है कि अब वो पाकिस्तान में नहीं होंगी, वो अमेरिका के अंदर ग्रो करेंगी, कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है इक्वल इंसान होने की, वो उनको उस माशरे ने देनी है। और पाकिस्तानी माशरा जो है, वो औरत को उसका आज़ादाना इक्वल फुटिंग पे राइट दे नहीं रहा और चीज़ों में फँसे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तानी औरत सोई पड़ी है, उसको शायद और 20, 25, 30 साल या 50 साल लगेंगे समझने के लिए कि पाकिस्तानी रियासत ने किस तरह से पाकिस्तान की पढ़ी-लिखी औरत की बेइज्जती की है। अगर तो कोई मुझे ये कहता कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर, फैसलाबाद के अंदर औरतों के जिस तरह से जुलूस निकला करते थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो बड़े-बड़े जुलूस निकल आए हैं और लोगों ने मुतालबा किया है कि ये कौन है ये जज कुदरतुल्लाह, जिसमें हिम्मत कैसे हुई इसके अंदर इतनी ज़्यादा, ये कौन है ये बंदा ख़ाबर मानी का जिसने हिम्मत की है औरत के बारे में। तो अगर इस तरह के जुलूस निकले होते पिछले 24 घंटों में, तो मैं समझता कि पाकिस्तानी औरत जाग गई है। लेकिन मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि बड़ा पैची और सेलेक्टिव किस्म का रिएक्शन जो है, वो अभी तक हमारे सामने आया है। इसी पिछले 24 घंटे के अंदर बिलावल ज़रदारी जो हैं, उन्होंने कम से कम हैदराबाद में एक तकरीर करते हुए अपने आप को इस इद्दत वाले फैसले से डिस्टेंस किया, क्योंकि कोई उनको इमरान खान से हमदर्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी औरत ने 50 बरस में जितनी भी तरक्की की थी, मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन है, ये उसकी नफ़ी करता है और मैं इस डिसीजन को किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकता। आई एम नॉट कंफर्टेबल बाय दैट डिसीजन। उनके वालिद साहब जो थे, ज़रदारी साहब, वो चकवाल में थे, वहाँ उन्होंने चकवाल के लोगों को बताया कि अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी, तो चकवाल के दिन जो है वो फिर जाएँगे और चकवाल जो है पेरिस से भी जो है वो आगे निकल जाएगा। पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब गुजरांवाला में थे, बड़ा लैकलस्टर उनकी परफॉर्मेंस थी। वो कीमतों वगैरह का ज़िक्र करते रहे कि उनके ज़माने में क्या थी। एक डेवलपमेंट वो थी जहाँ करक के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की रैली को पुलिस ने सप्रेस किया और जो अपैरेंटली फुटेज शो करती है या तस्वीर शो करती हैं, फुटेज है बेसिकली, कि करक में पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो खासे बिखरे हुए थे और उन्होंने पुलिस की ठीक-ठाक ठुकाई की और उसके अलावा उनकी बहुत सी गाड़ियाँ तोड़ डाली, उनके जो ट्रक-श्रक हैं उन पे खासा उन्होंने पथराव किया।
रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग में जो पीटीआई ने जलसा करना चाहा था, वहां पुलिस ने कहा, इंतजामिया ने, कि जनाब यहाँ आप जलसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दफा 144 लगी हुई है। अब इंतजामिया भूल गई कि ये दफा 144 लगी ही हुई थी, जिसके दरमियान में यहाँ पीएमएलएन ने, पीपीपी ने, सब ने अपने जलसे किए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा दफा 144 को। लेकिन पीटीआई के केस में दफा 144 लगी हुई थी। एक डेवलपमेंट वो थी जिसको बड़ा एग्जैजरेट किया गया जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अतर मैनल्ला साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बरतानिया के शहर लंदन में, वहां पर उन्होंने एक पाकिस्तानी सोसाइटी एसोसिएशन स्टूडेंट्स उनको बुलाया हुआ था। वहां उन्होंने तकरीर की। अच्छा, ज़हन में रखिए कि पाकिस्तानी जितने भी डिग्निटरीज हैं उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन ही बुलाती हैं। हार्वर्ड में बुलाएं, कोलंबिया में बुलाएं, ऑक्सफोर्ड में बुलाएं, कैम्ब्रिज में बुलाएं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बुलाएं, कभी किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है उसने किसी भी पाकिस्तानी डिग्निटरी को नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है एतजाज एहसन को एक दफ़ा शायद या उनके साहिबजादे को न्यूयॉर्क बार ने बुलाया था, लेकिन बड़ा कम ही होता है। बहरहाल वहां पर एक चर्चा ये हुआ, एक पूरी सेंसेशनल खबर मच गई जो लंदन से निकली कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने उनको हैकलिंग की है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ कम अज़ कम इतनी डिफेंसिव पे चली गई, कुछ हुई थोड़ी बहुत नाराबाजी, कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा उसको अपने आप को उससे डिस्टेंस किया और उन्होंने उस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जस्टिस अतर मैनल्ला से बदतमीजी की है या उन पर नारेबाजी की है, उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसको थोड़ा सा देखा, मुझे ऐसा लगता है कि टोटल एग्जैजरेटेड वाकया था। जस्टिस अतर मैनल्ला जो हैं, वैसे भी ही इज़ अ वेरी सोबर जस्टिस हैं, और बाकी जो सूरत हाल चल रही है अदलिया की, उसके मुकाबले में तो ही इज़ अ मैन ऑफ मच मोर ग्रेविटी एंड सब्सटेंस। और कुछ हुआ भी नहीं इतना खास, कुछ खास इतना हुआ नहीं, उसका एक बहुत ज़्यादा उसको एक सेंसेशनल शक्ल दे दी गई। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस अतर मैनल्ला जो हैं वो इतने मेच्योर हैं ऑफ ऑल द जस्टिसेस के, अगर दो चार किसी ने नारे मार भी दिए तो वो समझ सकते हैं कि मौजूदा बिखरे हुए जज्बात में अगर किसी ने दो ढाई नारे मार भी दिए तो उसको मेरा ख्याल है दिल के ऊपर नहीं लेंगे, और इतनी बड़ी बात हुई भी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ इतना हुआ नहीं जितना ज़्यादा उसका चर्चा जो है कर दिया गया, उसकी जितनी डिस्कशन हुई। अब आए इन पूरी डेवलपमेंट्स में, जो मैंने कहा था कि ये हमें इन्फॉर्म करती हैं कि आज और अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है। बिगर पिक्चर हमारे सामने क्या आती है? बिगर पिक्चर का पहला पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, जिसमें कभी आपको बिलावल शहर शहर कस्बा कस्बा जाते नजर आते हैं, मरियम और नवाज इकट्ठे ट्रैवल करते नजर आते हैं, तकरीरें हो रही हैं, ये सारी की सारी जो इलेक्शन कैंपेन गुज़िश्ता 6 7 8 हफ्ते में चलाई गई है बड़े मध्यम तरीके से, तो जिसको आपने महसूस किया होगा कि बड़ी लैक क्लस्टर थी, इसके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसमें कोई खास कलर नहीं था, ये टोटली एक जाली, नकली, मसनूई इलेक्शन कैंपेन थी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जाली, मसनूई, नकली किस्म की इलेक्शन कैंपेन थी? पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो इलेक्शन कैंपेन होती है वो बड़ी बड़ी उसमें इमोशन होता है, उसके अंदर बड़ा एक पैशन होता है, उसमें बड़ा एक जज्बात होते हैं। और कहते हैं कि यही जो 90 80 दिन की इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, इसमें एक पब्लिक मोबिलाइजेशन होती है। यहाँ पर सियासतदान जब अपनी तकरीरें करते हैं, अपने इश्यूज अपना मंशूर लोगों के सामने रखते हैं, तो लोगों के जहनों को वो बदल देते हैं। और यूं ही एक सियासी इनकलाब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इन इलेक्शन कैंपेन्स के दिनों में ही पैदा होता है, जहां आप लोगों के जहनों को बदलते हैं, उसको अपने आइडियाज उनके सामने रखते हैं, आइडियाज की डिबेट होती है। बेसिकली इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो एक पब्लिक मैस मोबिलाइजेशन होती है, बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दैट। और पाकिस्तान में भी जो इलेक्शंस हुए हैं, 2008 का इलेक्शन, 1970 के इलेक्शन को बहुत रेफर किया जाता है, लेकिन 2008 का इलेक्शन, 2002 का बड़ा जाली सा इलेक्शन था, 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, इन सब के अंदर आपने एक बड़ी हलचल देखी, बड़ी मोबिलाइजेशन देखी, इनमें बड़ा एक पब्लिक इंटरेस्ट था। इस इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल जाली मसनूई इलेक्शन कैंपेन थी। ये जाली मसनूई इलेक्शन कैंपेन क्यों थी? ये जाली मसनूई इलेक्शन कैंपेन इसलिए थी कि इसके अंदर जो दो पार्टीज अपेरेंटली एक दूसरे को compete करने के लिए सारा ड्रामाबाजी और ढकोसला कर रही थी, जिसमें आपने देखा कि कभी बिलावल चैलेंज कर देते थे नवाज शरीफ को, कभी कहते थे आओ मेरे साथ मनाजरा कर लो, फिर शहबाज शरीफ उनके ऊपर हमला कर देते थे, कभी बारिश हो गई कराची में तो उसके तनकीद पीपीपी हो गई। ये बेसिकली तौर पे एक नूरा कुश्ती थी। ये दोनों जमातें जो हैं, इनका अपना अपना अरेंजमेंट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दोनों अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इनका अरेंजमेंट है। पीएमएलएन को अच्छी तरह से, फॉर पीपल्स पार्टी से शुरू कर ले, पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि उसका जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां से उनको सीट्स लेनी है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसपे उनको कंट्रोल है, वो अंदरूनी सिंध है। और कुछ उनकी 2 3 सीटें हैं कराची में मैक्सिमम, जहां पीएमएलएन का कोई कंपटीशन उनसे नहीं है, पीएमएलएन का कोई इन्फ्लुएंस जो है ना तो अंदरूनी सिंध में है, ना कराची के अंदर है, ना बलोचिस्तान में कोई पीएमएलएन का इन्फ्लुएंस। पीएमएलएन को अच्छी तरह से पता है कि पीपीपी का सेंट्रल पंजाब के अंदर जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। पीएमएलएन को यह भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट को मांगी हुई है सीटें कुछ पीपीपी ने, कि हमें साउथ पंजाब के अंदर, जहां से कभी पीपल्स पार्टी पीटीआई ने सीटें ली थी, वहां से हमें 8 10 सीटें चाहिए। तो 8 10 सीटों को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस वक्त साउथ पंजाब के अंदर कोई असर रसूख नहीं है, लेकिन जराए ब्लॉक के अंदर स्टोरीज रिपोर्ट छपी जा रही हैं कि जनाब भुट्टो का नवासा आया, बेनजीर का बच्चा बेटा आया वहां पे, तो पुरानी फीलिंग्स जो हैं
पीपल्स पार्टी के जो पुराने कॉन्टेक्ट थे और पुरानी फीलिंग्स थी वहां पे रिकंडल हो गई। माई फुट मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं हो गई, क्योंकि पीएमएलएन को अच्छी तरह से पता है कि एक डील है इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी, इनको 8-10 सीटें साउथ पंजाब से देनी है, इसलिए उनको पीपल्स पार्टी से पंजाब में किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उनको अगर खतरा है तो वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी क्या इक्वेशन हो सकती है। अब जो ये कहा जाता है कि पुरानी फीलिंग जो पीपल्स पार्टी के साथ लॉयल्टी थी लोगों की, वो रिकिंडल हो गई, ये इसलिए एक वाहियात मफरूजा है। उसकी वजह यह है कि वो जो पुरानी फीलिंग्स पीपल्स पार्टी थी वो जनरेशन ही मर खप गई है। आज उसमें से लोगों को या तो वो बेचारे बैसाखियों से चल रहे हैं या अल्जाइमर डिजीज में मुब्तला हैं, वो जनरेशन खत्म हो गई है। पाकिस्तान की आबादी में डेमोग्राफिक चेंज आ गई है, बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक चीज से एग्जांपल लगाई, इस वक्त 18 साल का जो नौजवान लड़का लड़की है, वो 2013 के जब इलेक्शन हुए थे 11 बरस पहले, वो कितने साल का था? वो सिर्फ 7 बरस का था। जो शख्स, जो लड़का घर में 7 बरस का बच्चा था, वो आज 18 बरस का हो गया 11 बरस के बाद। इसी तरह से इमेजिन करें कि जो 8 साल का था वो अब 19 साल का हो गया, जो 9 बरस का था वो अब 20 बरस का हो गया, एंड सो ऑन, जो 21 बरस का है, 22 बरस का, 23 बरस का। अब इमेजिन करें कि जो पाकिस्तान शेप हुआ है पॉलिटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीफोन एक्सपेंशन हो गई है, उसके दरम्यान में नेटफ्लिक्स आ गया, उसके दरम्यान में ये यूट्यूब आ गया। तो ये जो पाकिस्तान के नौजवानों का जहन की जो तश्कील हुई है गुज़िश्ता 10-11-12 बरस में, उस जहन की इमेजिनेशन में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, पुराना वाला भुट्टो, ये नवाज शरीफ वगैरह जो है, इसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होते। ये नौजवान जो है ये एक दूसरी मुख्तलिफ किस्म की दुनिया, मुख्तलिफ लेंस से सियासत को, अपनी जिंदगियों को देख रहे हैं। इसी वजह से इस सारी कहानी की पुरानी फीलिंग्स रिकेंडल हो गई हैं। कौन सी पुरानी फीलिंग किंडल हो गई हैं? इनमें से इन नौजवानों की अक्सरियत को तो पता भी नहीं है कि जेड भुट्टो कौन था। उन्होंने ज्यादा ये सुना हुआ है कि जेड भुट्टो कोई था जिसको फांसी हो गई, उन्होंने उस तरह से उसको देखा नहीं है। तो वो जो सारी 50+ या 60+ की जनरेशन है, जिसमें से बहुत ज्यादा आपके टेलीविजन के पॉलिटिकल पंडित्स आते हैं जिनकी उम्र 60-60 बरस से ज्यादा है, वो सब एक पुरानी अपने रोमांस और इमेजिनेशन में एनालिसिस करते फिर रहे हैं। इस नौजवान नस्ल के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इस नौजवान नस्ल के आपने कमेंटेटर भी कम ही देखे होंगे टेलीविजन की स्क्रीन में बैठे। सो कहानी फिर क्या है? अच्छा हाँ, और पीएमएलएन का क्या है कि बेसिकली तौर पे पीएमएलएन तो इस वक्त एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, जिसका सारा का सारा जो भी असर रसूख है, जो भी उसकी एक रेजोनेंस है, वो लाहौर के अंदर है, शेखपुरा के अंदर है, फैसलाबाद की जो बेल्ट है, लाहौर फैसलाबाद बेल्ट के दरमियान में है, लाहौर गुजरांवाला और फिर गुजरांवाला सियालकोट की बेल्ट में, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। लाहौर फैसलाबाद, लाहौर गुजरांवाला एंड गुजरांवाला सियालकोट, दैट्स इट। वेयर एल्स? उनके पास ना साउथ पंजाब के अंदर कोई इन्फ्लुएंस है, हाँ पिंडी में थोड़ा सा हो सकता है उनका, और उसके अलावा उनके पास एक पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस है एबटाबाद मानसेरा के इलाके में, जहां से कैप्टन सफदर का भी ओरिजिन है, उनके वहां से ताल्लुक है। तो ये टोटल औकात है एक पार्टी की जिसके लीडर को पुरानी कहानियां किसे सुना के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है अपेरेंटली चौथी दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने में बड़ी कोशिश है। ये वैसे पता चलेगा 8 फरवरी को उसके साथ कोई हाथ ही ना कर दें, यू नेवर नो, क्योंकि खेल तो बहुत खेलते हैं। अब रियल कॉन्टेस्ट स्टेज के ऊपर किसका है? रियल कॉन्टेस्ट ये है कि एक तरफ सबसे बड़ी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट, फिर पीएमएलएन, फिर पीपीपी, माजी की जमातें पीपीपी, पीएमएलएन, मौलाना और एएनपी। इनमें सबसे सेहतमंद सिचुएशन बेसिकली तौर पर अपने थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बिकॉज उन्होंने इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध जो है उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। तो ये जो सारे धड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट, पीपीपी, पीएमएलएन, मौलाना और एएनपी, ये एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ है, जिसका चेयरमैन जेल में, जिसका वाइस चेयरमैन जेल में, जिसका प्रेसिडेंट जेल में, जिसकी सारी टॉप लीडरशिप जेल में, डॉक्टर यास्मीन राशिद एंड अदर्स, जिसकी और बहुत सी लीडरशिप जो है उसको दौड़ा दिया, उसको अंडरग्राउंड कर दिया, और उसके सैकड़ों हजारों वर्कर्स जो हैं, जिसमें पोलिंग एजेंट भी उनके हैं, वो सारे के सारे गिरफ्तार किए हुए हैं। दफा 144 उनके खिलाफ लगी हुई है, सेलेक्टिव तरीके से जलसा वो नहीं कर सकते। तो ये रियल बैटल ग्राउंड है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स का इस वक्त, जिसको इस इलेक्शन कैंपेन के जरिए छुपा के, ड्रामा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बहुत से अखबार, रिपोर्टर्स, टेलीविजन चैनल जो हैं, वो इस ड्रामे के अंदर जो है वो मुलव्वस हैं। डॉन के एक पिछले एडिटर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल जनाब लंदन से, उन्होंने एक आर्टिकल, अपना कॉलम लिखा ऑपेड, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को अगर एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करना है तो इमरान खान को बाकी सियासी जमातों को रीच आउट करना पड़ेगा, उनकी अलायंस उसको खड़ी करनी होगी। वही चीज़ है जो मैंने भी कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में कही है, और इसमें खासा वजन और ट्रैक्शन है। ताहम देयर आर सर्टेन अदर रियलिटीज एज वेल, जिसका बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन दिया जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया जियो न्यूज़ की, जियो टेलीविजन की एक डिबेट, ग्रेट डिबेट में, जिसे एक तरफ शहजाद इकबाल और हामिद मीर साहब उसके उसको उसको मॉडरेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं। सोहेल वाइद साहब को मैंने देखा उसमें, उसमें और भी मुसद्दक साहब जो उसमें नजर आए, और उसी के अंदर जो है सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। जहां सलमान अकरम राजा साहब के सामने
ट्रेडिशनली तौर पे पुट फॉरवर्ड किया गया कि यहाँ पर एक मुफाहमत होनी चाहिए, पॉलिटिकल डील होनी चाहिए सियासी जमातों के दरमियान में चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो सलमान अकरम ब्रदर साहब ने कहा कि मुझे तो यहाँ पे कोई ऐसी नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज यहाँ तो बुनियादी तौर पर एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इदारे हैं, और अगर कोई डील होनी है, कोई मुफाहमत होनी है, कोई सुलह होनी है, कोई एग्रीमेंट होना है टर्फ शेयरिंग का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ हो सकता है। अब ये बड़े लोगों ने सही कहा, बस इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, एक और डील की भी ज़रूरत है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये पाकिस्तानी रियासत को अल्टीमेटली एक डील करनी है, पाकिस्तानियों को एक डील करनी है वाशिंगटन के अंदर और लंदन में। और वो डील ये होगी कि वाशिंगटन एंड लंदन, लंदन तो बेचारा मिडवाइफ है, भाई का उसका स्टेटस है खाली, तो वाशिंगटन हैज़ टू डील विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक एग्रीमेंट चाहिए, ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एक एजेंडा रखना है वाशिंगटन के अंदर कि भाई आप पाकिस्तान को सेंटकॉम से और जीएचक्यू के जरिए डील ना करें, आप बेसिकली तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत को नहीं चलने देते। आपको पाकिस्तान की, आप हमसे एग्रीमेंट करें कि आप जिस तरह से आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो असल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी है वो वाशिंगटन में होनी है, जहां आपने ये एग्रीमेंट करना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यू हैव टू डील विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, यू डोंट हैव टू डील विद द जीएचक्यू। आपने इस कनेक्शन को आपने कर्टेल करना। जब तक ये कनेक्शन अलाइव है, ये पाइपलाइन चली भी है, जब तक डायरेक्टली उनके एनवॉयज आके आर्मी चीफ को मिलते हैं, सारी दुनिया के, यूरोपियन यूनियन के, बरतानिया के, हर यूरोपियन मुल्क के सीधे आके वो आर्मी चीफ को मिलते हैं, उतनी देर तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं पनप सकती है। कभी आपने सुना है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने जाके हिंदुस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की हो, बरतानिया के एम्बेसडर ने की हो, यूरोपियन यूनियन ने की हो, खारजा फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और सीधा आर्मी चीफ को जाके मिल रहे हो? जब तक आप इस चीज़ को सब पहले समझने की बात है, ये तो मुल्क कितना बेचारा पसमानदा है कि अभी तक औरतों को नहीं समझ आई क्योंकि कितनी बेइज्जती कर दी गई है। तो जब ये लोग, ये चीज़ समझ आएगी सैकड़ों हज़ारों लोगों को, ये एक मुतालबे की शक्ल इख्तियार करेगी। पाकिस्तान की अपनी फ़ौज है, मसला फ़ौज का नहीं है, मसला ज़हनी अंडर डेवलपमेंट का भी है। जनरल्स की जो खुदगर्जी है वो फ़ौज की नहीं है। फ़ौज, मैंने दर्जन दफ़ा कहा है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। फ़ौज एडजस्ट करेगी, ये फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की बेहतरी की खातर ये फ़ौज हर चीज़ के साथ एडजस्ट करेगी, उसका अपना फ्यूचर भी पाकिस्तान के साथ है। बाकी ये कि जब आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ही नहीं है तो जनरल्स आउट ऑफ कंट्रोल है। और डिक्टेटरशिप जो है वो सिर्फ जनरल ड्रिवन नहीं होती। बांग्लादेश में भी डिक्टेटरशिप चल रही है खौफनाक किस्म की, हसीना वाजिद की, वहाँ पे कोई फ़ौज की डिक्टेटरशिप नहीं है। कतर में भी डिक्टेटरशिप है, सऊदी अरब में भी एमबीएस डिक्टेटर है, ओमान में भी डिक्टेटरशिप है, सीरिया में भी डिक्टेटरशिप है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। यहाँ ये फ़ौज की डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए आइडियाज़ को डेवलप करने, पॉलिटिकल आइडियाज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। इस पे फिर मैं मज़ीद इसकी बात करूँगा। अब ये सारा का सारा जो अलायंस है, जिसमें एक तरफ मैंने सारी पार्टीज़ बता दी जो एस्टेब्लिशमेंट की बगल में बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ पीटीआई है। इसमें अभी भी इनको 8 फरवरी का बहुत ज़्यादा खौफ है। हालाँकि इतना ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है 8 फरवरी को मैनेज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनका जो फ़ियर फैक्टर है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। ये फ़ियर फैक्टर कहाँ से शुरू हुआ? ये फ़ियर फैक्टर शुरू हुआ जुलाई 2022 में, जब बहुत मेहनत इन्होंने की और इनको ख्याल था कि ये हमज़ा को उम्मीद दिलवाई गई थी, जब हमज़ा चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के टेम्परेरी तौर पे, हमज़ा शरीफ को, हमज़ा शहबाज को ये उम्मीद दिलाई गई थी कि उनको 13-14 सीटें जो है मिल जाएंगी। और ये खुल्लम खुला कह रहे थे, यही लोग जो आज ग्रेट डिबेट करवा रहे हैं उस इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि हमज़ा को 13-14 सीटें जो है, 14 सीटें हमज़ा को मिलेंगी और पीटीआई को मिलेंगी 5-6 सीटें। फिर हुआ ये कि 15-16 सीटें पीटीआई ने वहाँ पे जीत ली। तमाम तर कोशिश की चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों ने, और बात है कि जब नहीं हो सका तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हमने तो कुछ कोशिश की नहीं, हम तो इंटरफेयर किया ही नहीं, हमें तो कहा गया था कि आप एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दें। खैर चले, वो तो हमारे तो भाई लोग इतनी कहानियां डालते हैं जिसकी क्या बात आप करें। उसके बाद से एक ऐसा खौफ पैदा हुआ कि ये इलेक्शन हमसे मैनेज नहीं हो सकेंगे, और आपको याद होगा कि उसके बाद कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं होने दिए गए। सो मच हो कि जनवरी फरवरी के बाद जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अक्टूबर 2023 के अंदर पाकिस्तान में जो जनरल इंतखाबात होने चाहिए थे, जिसके बारे में सारे वकील कहते थे कि जनाब माई फुट किसी सूरत आगे जा नहीं सकते, वो इलेक्शन भी नहीं हुए बिकॉज चौधरी निज़ामुद्दीन के और इन सारी सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन का खौफ इतना था कि इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं थे। अब खींचते 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 जुलाई 2022 के बाद 20 महीने की इन्होंने मेहनत की है, जिसमें इमरान खान को इन्होंने मारने की कोशिश कर दी, इन सब ने मिलकर कत्ल करने की कोशिश की, उसके ऊपर 150 केसेस बनाए, जेल में डाला, सारी पार्टी को जेल में डाल दिया, मई 9 का ड्रामा नाटक कर दिया। उसके बावजूद अभी भी इनको खौफ है कि कहीं 8 फरवरी को हमारे साथ कहीं कोई हाथ ना हो जाए। वो इनको खौफ जो है वो अभी तक इनका इतना ज्यादा है उस हवाले से। और अब ये जो पिछले 3 जो डिसीजन हुए हैं, अब इस खौफ में आपको एविडेंस देता हूँ इस चीज़। ये जो पिछले हफ्ता गुजरा है इसमें जो 3 डिसीजन हुए हैं, जिसमें पहले
साइफर के केस में 10 साल की सजा इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, फिर तोशा खाने के केस में उनको 14 साल की सजा मियां बीवी को और बुशरा बीबी को, फिर उसके बाद इद्दत के केस में 7 साल की सजा। ये फैसले जो हैं ये एक लिहाज से बड़े गैर ज़रूरी थे। उसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान तो पहले ही तोशा खाने के केस में डिस्क्वालीफाइड भी थे, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलने नहीं मिली उनको, मतलब नहीं मिलने दी गई, तो अब ज़ाहिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे और वो जेल में भी थे, तो कोई और फैसला लाने की स्टेज के ऊपर जरूरत नहीं थी। तो ये जो तीनों फैसले लाए गए हैं, और खास करके इद्दत का फैसला लाया गया है और फिर तीनों फैसले टुगेदर, इनका मेन मकसद ये था कि आपने एक मैसेज कन्वे किया है पाकिस्तान के वोटर्स को, पाकिस्तान के मीडिया को, ज़राए इब्लाग को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को, और मैसेज ये कन्वे किया है कि भाई हमने इमरान खान को बांध लिया है, अब हम इमरान खान को किसी भी सूरत जो है उसको कोई फ्यूचर नहीं है, और इन हाई कोर्ट भी हमारे कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कंट्रोल में है, बल्ले वाला आपने हर्षद देखा ही, तो आप इमरान खान को भूल जाएं और आप हमारे साथ एक डील कर लें। और ये इन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया, इद्दत के जरिए बेसिकली दिखाने की कोशिश की है कि इमरान खान बदचलन है, बदकिरदार है, ऑल दैट। तो ये जो तीनों डिसीजन है, ये बजाते खुद इन डिसीजंस का ऊपर तले आना ही शो करता है कि ये इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन और ये तीनों सियासी जमातें जो हैं ये कितनी परेशान हैं और कितनी खौफजदा हैं। क्योंकि अगर ये इतने परेशान, इतने खौफजदा ना होते तो इन सीरीज के 3 फैसले इनको लाने की जरूरत नहीं थी, और अभी भी हो नहीं सकता कि अगले, हो सकता है 2 दिन के अंदर कोई और भी ये ड्रामा ढकोसला इस किस्म का करें। लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि इनको खुद ये महसूस होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड हियर इज लाइज दी सिल्वर लाइनिंग इस पूरी चीज की है। अब ये तो बात हो गई कि अच्छा, गोल इनका क्या है? गोल इनका ये है कि आपने वोटर टर्नओवर जो है उसको आपने रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर वोटर ज्यादा निकल आते हैं तो इनको लगता है कि इसको, जो ही इनका खौफ चला रहा है जुलाई 2022 से, कि उसको आप कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट्स इन्होंने अपने बनाए हुए हैं लैपटॉप के ऊपर हर हर के ये एमएनए जीतेगा, ये यहाँ से एमपीएस जीतेंगे, लेकिन इनके सामने मसला ये है कि अगर वोटर टर्नओवर ज्यादा होता है कि लोग वहाँ बहुत आ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, जैसे कि मेजर आदिल राजा ने ट्वीट करके कहा है कि वहाँ पे आए, वहीं बैठ जाएं और फॉर्म 45 लेके वहां से निकलें, और 90,000 पोलिंग स्टेशन हैं, 5 लाख पुलिस है पंजाब की। इसका मतलब है कि स्टेटिस्टिकली तौर पे उसको, वहां लोगों को कंट्रोल करना या फोर्स एप्लीकेशन करना जो है वो खासा मुश्किल है। तो धड़का इनको लगा हुआ है कि रिजल्ट्स तो हमने बनाए हुए हैं लैपटॉप के ऊपर, लेकिन उन रिजल्ट्स की कबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, वहां पे डिसिप्लिन से बैठ जाते हैं, हमें चैलेंज कर देते हैं, तो हम अपने सौदे को और अपने रिजल्ट्स को दुनिया को हम कैसे भेजेंगे? जो बहुत से इस हवाले से प्रोग्राम हुए हैं उनमें अच्छे हुए हैं प्रोग्राम, लेकिन वंस अगेन डॉक्टर शहबाज गिल टेक्स द केक, क्योंकि अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप 8300 के जरिए अपने क्वाइफ लें, वहाँ पहुँचें, और फिर उन्होंने तुर्की की एग्जांपल दी वोटर्स की। क्या वोटर्स का पहुँचना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है कि 8 फरवरी को कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। शहबाज गिल ने बड़ी शर्म दिलाई पाकिस्तानियों को ये कह के कि तुर्की के अंदर जो वोटर टर्नओवर है वो 80% से ज्यादा होता है, और मैंने चेक किया कि वहां पे पार्लिमानी एक किसी इलेक्शन में नहीं, बल्कि पिछले पता नहीं 10-12-15 इलेक्शंस की जो एवरेज है वो 81% बनती है, अबव 80% बनती है, जो शो करता है कि तुर्की के अंदर जो सियासी शऊर है वो कितना ज्यादा है, और उसको अक पार्टी ने कितना ज्यादा मेच्योर जो है वो कर दिया। अच्छा, ज़हन में रखिए कि जुलाई 2022 के जो इलेक्शन थे उसमें 48-49% टर्नआउट था। तो इसका मतलब है कि अगर 50% से ज्यादा, 55% से ज्यादा, और अगर 60% से ज्यादा टर्नआउट होता है 8 फरवरी को, तो फिर चौधरी निजामुद्दीन, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना ने जो प्लान बना के रखे हैं उनको एक्सिक्यूट करना खासा मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन एक जहन में भी रखिए कि ये पाकिस्तानी लोगों की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और इसके अंदर 8 फरवरी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये एक इंपॉर्टेंट मार्का है, ये आखिरी मार्का नहीं है। इसके अंदर आगे भी बहुत सी स्टेप्स एंड सीरीज आने वाली हैं। अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने किस तरह की इंगेजमेंट की है, कैसे कॉन्ग्रेशनल हियरिंग जो है वो पाकिस्तान के हवाले से आने वाली है, और क्यों ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अमेरिका के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है। और इसके अंदर बड़ा स्कोप है, एक खास करके एक ऐसे साल में जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और सेनेट की भी 34 सीटें, 34 सीट्स ऑफ द सेनेट, एंड पूरी की पूरी 435 सीटें जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो अप फॉर ग्रैब हैं इस साल में। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ा प्ले एग्जिस्ट करता है। अगले वीलॉग में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको।